हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जय हिंद प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार का क्लच कैसे काम करता है, जिसे बनाया तो किसी और काम के लिए गया था, लेकिन हमने उसके नए नए इस्तेमाल खोज निकाले। अब ये जो काम हो रहे हैं ये कैसे होते हैं और कार का क्लच कैसे काम करता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि गाड़ी के इंजन के द्वारा बनाई गई पावर आखिर पहियों तक जाती कैसे है। अब देखो, ये है आपका इंजन जो कि गटागट तेल पिएगा और उसके बाद जो पावर वहां से पैदा होगी उससे ये फ्लाई व्हील घुमाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस फ्लाई व्हील से ये जो आप यहाँ प्लेट देख रहे हो इसको बोलते हैं क्लच प्लेट। ये क्लच प्लेट इस फ्लाई व्हील से जाके चिपक जाएगी और क्योंकि ये घूम रहा है तो ये क्लच प्लेट इसके साथ घूमने लगेगी और जब ये प्लेट घूमेगी तो ये पावर ट्रांसफर करेगी इनपुट शाफ्ट को और उसके बाद ये इनपुट शाफ्ट पावर देगी गियर असेंबली को और गियर असेंबली से पावर जाएगी डिफरेंशियल को, जो कि यहां पर दिखाया गया है, और ये डिफरेंशियल पावर देगा पहियों को और इस तरीके से आपकी गाड़ी चलेगी। ये था मोटा मोटा आइडिया। अब हो सकता है सुनने में आपके सर के ऊपर से ये सब बाउंसर चला गया हो, लेकिन चिंता ना करो, अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अब मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो ये कि पावर कौन से पहियों को भेजूं, अगले पहियों को कि पिछले पहियों को? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा चक्कर भी होता है तो हाँ जी, ऐसा चक्कर भी होता है। जब इंजन के द्वारा गाड़ी के अगले पहियों को घुमाया जाता है, मतलब क्लच की सहायता से, तो उसे हम फॉरवर्ड व्हील ड्राइव कहते हैं या फ्रंट व्हील ड्राइव भी कह सकते हैं। दूसरा, जब गाड़ी के पिछले पहियों को पावर इंजन के द्वारा दी जाती है, इस केस को हम रियर व्हील ड्राइव कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तामझाम करने की क्या जरूरत थी? वेल, तो आप बिल्कुल सही हो, लेकिन इस तामझाम के पीछे भी कुछ कारण है, वो भी देख लो। देखो, ये है रियर व्हील ड्राइव के फायदे और ये है फ्रंट व्हील ड्राइव के फायदे। यहाँ लिखे हुए हैं, वीडियो पॉज करो, आराम से पढ़ लो। मोटे मोटे जो दो सबसे बड़े फायदे हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला तो ये कि अगर फ्रंट व्हील ड्राइव है तो गाड़ी जो है उसका ट्रैक्शन बढ़िया होगा, यानी कि रोड पर पकड़ बढ़िया होगी। इसका फायदा मिलेगा आपको पहाड़ वहाड़ में जब आप गाड़ी लेकर जाएंगे तो वहां पर गाड़ी के पहिए नहीं फिसलेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने रियर व्हील ड्राइव ली है तो उसका भी फायदा है, और उसका फायदा ये है कि रियर व्हील ड्राइव गाड़ियां ज्यादा अच्छा कंट्रोल देती हैं, यानी कि तेज रफ्तार में दौड़ने पर कंट्रोल नहीं खोती। लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव कंट्रोल आसानी से तो नहीं, पर हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार में आप इन्हें दौड़ा रहे हो तो इनका कंट्रोल आपके हाथों से निकल सकता है, मतलब एक्सीडेंट की संभावनाएं ज्यादा हैं। और इसके अलावा एक और फायदा भी है, वो है ये, अगर आप ड्रिफ्ट लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया रियर व्हील ड्राइव है, क्योंकि इंजन पीछे रखा है तो कार पीछे से भारी हो गई है, यानी आसानी से ड्रिफ्ट कर सकती है। मोटा मोटा वेट डिस्ट्रीब्यूशन का चक्कर है। अब देखो, अगर आप भारत में ये सब करोगे तो देखो, हमारे यहाँ की पुलिस इतनी भी भली नहीं है कि आपको ये सब सड़कों पर करने दे, तो खर्चे का पर्चा लग जाएगा, मतलब चलान भर जाएगा। अब ये बात गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को भी पता है, इसीलिए हमारे देश में ज्यादातर गाड़ियां फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है। मतलब ये तो मैं मजाक में कह रहा हूं, दरअसल फॉरवर्ड व्हील ड्राइव जो होती थोड़ी सस्ती भी पड़ती है रियर व्हील ड्राइव से, और हमारे यहाँ गाड़ियों की कीमत बहुत मायने रखती है। अब मोटे मोटे यही सब कारण थे जिनकी वजह से हम फॉरवर्ड व्हील ड्राइव को भारत में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब जरा क्लच का वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। तो देखो, इसमें हो क्या रहा है। इंजन ने क्लच से बोला, देख भैया, अपन ने पावर बना दी, अब आगे ले जाने का काम तेरा। अब यहाँ पर क्लच के सामने दो समस्याएं आ गई। पहली, एक तो उसे घूमते हुए फ्लाई व्हील से पावर लेनी है, और दूसरी समस्या यह है कि उसे बारी बारी फ्लाई व्हील के साथ जुड़ना भी है और अलग भी होना है। ये दो समस्याएं अगर सुलझ जाएं तो इंजन से पावर सीधा पहियों तक चली जाएगी। अब देखो, इसका एक समाधान तो ये था, अगर फ्लाई व्हील घूम रहा है तो उसके संपर्क में अगर एक दूसरी प्लेट आ जाए जो कि उसके साथ चिपक जाए तो वो भी साथ में घूमने लगेगी। यानी कि अगर हम इस फ्लाई व्हील के साथ एक डिस्क लगा दें किसी तरह से, कोई मैकेनिकल जुगाड़ बनाकर, तो वो प्लेट भी उसके साथ घूमने लगेगी। और फिर उसके साथ एक शाफ्ट जोड़ दें जो कि गियर असेंबली में जा रही हो, और फिर उस गियर असेंबली से डिफरेंशियल तक पावर ले जाए, फिर वहां डिफरेंशियल से पहियों को मिल जाए, तो अपनी गाड़ी बड़े आराम से चल जाएगी। लेकिन समस्या आती है ये कि ये जो डिस्क है ये हमारे मर्जी के हिसाब से, यानी कि जब हम चाहें हट जाए और जब हम चाहें लग जाए, ये काम कैसे करेगी? तो इस समस्या को सुलझाएंगे। अब आप ये कहोगे कि जी ये बात तो समझ में आती है कि बिना इन दोनों के जुड़े पावर ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि इनको अलग कर ही क्यों रहे हैं? इन्हें हमेशा जोड़कर ही जो रखो, हमें इंजन से जो पावर चाहिए वो मिलती रहेगी, काहे की टेंशन ले हम। अब देखो जी, इसके पीछे ये कारण है। मान लो आपको अचानक से गाड़ी रोकनी पड़ जाए, तो आपकी गाड़ी गियर में होते हुए इंजन के स्टार्ट रहते हुए ना रुकने वाली, यानी अगर किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट है
और वो गाड़ी गियर में है, तो उस गाड़ी को पूरी तरह से रोकने के लिए आपको क्लच दबाना ही पड़ेगा ताकि इंजन से आने वाली पावर कट हो जाए और गाड़ी रुक जाए। नहीं तो आप ये सब कैसे कर पाओगे और बिना इनके जीवन में क्या मजा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि महाराज हम इंजन भी स्टार्ट रखेंगे, क्लच को भी अलग नहीं करेंगे और गाड़ी को भी रोक देंगे और उसके लिए हम प्रयोग करेंगे न्यूट्रल गियर का। गाड़ी को न्यूट्रल में लाएंगे, ब्रेक मारेंगे, गाड़ी रुक जाएगी। ये दुनिया भर के इंजीनियर काहे इतनी टेंशन ले रहे थे? कितना तो आसान है, क्लच की जरूरत ही क्या है, न्यूट्रल गियर से भी तो ये काम हो जाएगा। अब इससे पहले कि आप गियर हैंडल के साथ कराटे दिखाओ, जरा ये सोचो कि गियर से आप न्यूट्रल में गाड़ी लेकर कैसे आओगे, क्या बिना क्लच दबाए? और अगर इसका जवाब हाँ है तो भाई साहब आपकी गियर असेंबली वो टूट जाएगी, उसमें बहुत जबरदस्त टूट फूट होगी। लेकिन अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो भाई साहब ये रिस्क ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप तो कोई भी गाड़ी खरीद लोगे। अब देखो यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी है कि जब आप गाड़ी को न्यूट्रल में डालते हो तो इंजन से पावर गियर बॉक्स तक तो आती है लेकिन गियर बॉक्स से आगे नहीं जाती। लेकिन जब आप क्लच दबाते हो तो पावर इंजन से गियर बॉक्स तक भी नहीं जाती। इसी कारण की वजह से क्लच दबाकर आप बड़ी आसानी से गियर चेंज कर लेते हो और कोई खटपट की आवाज भी नहीं आती। इसीलिए क्लच बहुत जरूरी है। तो मोटा मोटा क्लच की इंपॉर्टेंस आपको पता लग गई। अब जरा बात करते हैं कि हमने क्लच को कैसे डिजाइन किया और उसे डिजाइन करने में हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। जिसमें सबसे पहली समस्या है ये कि जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी और ये वाली जो प्लेट है ये है इंजन का फ्लाई व्हील, ये आगे पीछे हो रहा है तो इसे देख के कंफ्यूज मत होना। मान लो ये एक जगह स्थिर है तो इस फ्लाई व्हील से ये जो दूसरी डिस्क है जिसे हम क्लच प्लेट कहते हैं ये रगड़ के फिसल ना जाए, घिसे ना, यानी इसकी सतह पर ढीली ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करें? तो इसके लिए हमें एक ऐसा जुगाड़ चाहिए था जो लगातार इस प्लेट पर प्रेशर बनाकर रखे। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये जो है ये है फ्लाई व्हील, ठीक है जी। अब इस फ्लाई व्हील पर ये जो आप देख rहे हो इसको बोलते हैं डायफ्राम स्प्रिंग। ये जो आप देख रहे हो बॉडी, इसके अंदर रखी हुई है क्लच प्लेट। उस क्लच प्लेट पर ये डायफ्राम स्प्रिंग लगातार दबाव बनाती है और उसे इस फ्लाई व्हील के साथ चिपका के रखती है ताकि ये उसके ऊपर स्लाइड ना हो, रगड़े ना, क्योंकि अगर रगड़ेगी तो पावर ट्रांसफर कैसे होगी? तो फिसलने से रोकने का काम, फ्रिक्शन से बचाने का काम ये डायफ्राम स्प्रिंग करता है, जो कि कहां गया, जो कि यहां पर दिखाया गया है। ये रहा आपका डायफ्राम स्प्रिंग, ठीक है जी। अब इसके अलावा ये एक और काम करता है, वो ये कि जब हमें जरूरत नहीं है, यानी जब हम नहीं चाहते कि इंजन से पावर पहियों तक जाए तो क्लच दबाते हैं। तो क्लच दबाने के टाइम पर वो जो क्लच प्लेट है वो उस फ्लाई व्हील से अलग कैसे होगी, ये काम भी इसी स्प्रिंग के द्वारा किया जाता है। शायद अगर इस वीडियो में दिख जाए तो यहाँ पर इस जगह पर, ये जो जगह है यहाँ पर वो डायफ्राम स्प्रिंग लगा हुआ है। अब वो काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये शायद आप देख पा रहे हो, पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही। मैं इसको, अगर ये नहीं दिखेगी पोस्ट प्रोडक्शन में तो मैं इस हिस्से को जूम कर दूंगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, वैसे ये बालों में लगाने वाली वो होती है ना क्लिप, चिमटी, ये वही है। तो जैसी ये है बिल्कुल डायफ्राम स्प्रिंग भी ऐसा ही है। ये करता क्या है, इसके दो कोने, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, जो अंदर क्लच प्लेट है उसके ऊपर दबाव बनाकर रखते हैं, उसे अंदर की तरफ दबा कर रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम पैडल प्रेस करते हैं तो बीच में एक हमने जुगाड़ बनाया हुआ है जो कि इसको अंदर की तरफ धक्का दे सके, तो वो इसे अंदर की तरफ ऐसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से होता क्या है, ये डायफ्राम स्प्रिंग अपना दबाव हटा लेती है और क्लच प्लेट को खींच लेती है। अब जैसे ही क्लच प्लेट वहां से अलग होगी तो इंजन की पावर शाफ्ट से होती हुई, गियर से होती हुई डिफरेंशियल तक नहीं जाएगी और पहिए नहीं घूमेंगे। अब इसमें और उसमें जो फर्क है वो ये अगर हमने एक बार मोड़ दिया तो इस पर दोबारा पावर लगानी पड़ेगी इसको सीधा करने के लिए, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है। वो स्प्रिंग है, खुद में स्प्रिंग है, डायफ्राम स्प्रिंग है, तो वो अपनी पोजीशन दोबारा रीगेन कर लेगा और क्लच प्लेट को दोबारा फ्लाई व्हील के साथ चिपका देगा। देखा कितनी छोटी चीजें समझा दिया। इतनी छोटी छोटी चीजों से ही सारी समस्याओं के हल निकल जाते हैं। इंजीनियरिंग कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। अब ये जो काम मैंने आपको चिमटी की मदद से समझाया था, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो, अरे ये रुकेगा तभी तो समझाऊंगा, ये तो रुक ही नहीं रहा। अरे रुक जा रुक जा, कितनी बड़ी वीडियो है ये। रुक गया क्या? नहीं रुका, चले ही जा रहा है यार, ये तो रुक ही नहीं रहा। हाँ देखो रुक गया, मैं इसे रोक देता हूँ, रुक जा। हाँ जी देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, इसी का काम है डायफ्राम स्प्रिंग पर दबाव बनाने का। और जब ये दबाव बनाएगा डायफ्राम स्प्रिंग अंदर की तरफ चली जाएगी, जैसे कि यहां दबाव बनाया, और ये बाहर आ जाएगा और क्लच प्लेट को अपने साथ खींच लेगा। जैसे ही क्लच प्लेट खींचेगी, इंजन का जो फ्लाई व्हील है वो तो घूमता रहेगा लेकिन आगे पावर नहीं जाएगी। ये आगे पीछे होता हुआ देख रहे हो ना आप, ये उस डायफ्राम स्प्रिंग की वजह से ही हो पा रहा है। अब देखो यहां पर एक समस्या तो सुलझ गई, वो ये कि इंजन के फ्लाई व्हील से हम क्लच प्लेट को कैसे जोड़ें और कैसे हटाएं। तो जोड़ने और हटाने का काम कर दिया हमारा
हमारा डायफ्राम स्प्रिंग ने। लेकिन एक और समस्या आ गई। मान लो आपको गाड़ी के गियर चेंज करने हैं, आप दूसरे गियर में जा रहे हो और अब आपको तीसरे गियर में गाड़ी लेके आनी है। तो जब आप क्लच दबाओगे तो क्लच दबाने पे आपकी जो क्लच प्लेट है वो इंजन के फ्लाईव्हील से अलग हो जाएगी। अब इस टाइम पर आपका इंजन तो घूम रहा है, उसकी रफ्तार फिक्स है, लेकिन आपकी क्लच प्लेट उसकी रफ्तार बदल गई है, क्योंकि अब उसको पावर नहीं मिल रही है। अब इन दोनों की रफ्तार में जो बदलाव आ गया है, चेंज आ गया है, जब ये वापस टकराएंगी तो एक झटका महसूस होना चाहिए। लेकिन आपको इतना टाइम हो गया गाड़ी चलाते हुए, झटके तो महसूस होते नहीं है। तो उसका क्या कारण है? तो जी उसका कारण है ये स्प्रिंग। ये है डैम्पर सिस्टम। जो क्लच प्लेट होती है, ये जो है ये है फ्रिक्शन प्लेट यानी क्लच प्लेट, इसमें डैम्पर स्प्रिंग लगे हुए हैं। जब अलग अलग रफ्तार में फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट आपस में टकराती हैं, तो उस समय पर जो झटका महसूस होता है उसको ये स्प्रिंग अपने आप सोख लेती हैं और आपको स्मूथ राइड मिलती है, झटके का पता भी नहीं लगता। अब देखो एक नई समस्या आ गई, और वो समस्या ये है कि जिस शाफ्ट पर आपका डायफ्राम स्प्रिंग लगा है, क्लच प्लेट लगी है, उस शाफ्ट पर डायफ्राम स्प्रिंग की वजह से क्लच प्लेट आगे पीछे हो रही है, यानी कि इस तरह से घूम रही है। अब आप ये सोचो कि अगर क्लच प्लेट आगे पीछे घूम रही है तो इसका मतलब शाफ्ट से वो फ्री है, और अगर वो शाफ्ट से फ्री है तो वो अपने घूमने का मोशन शाफ्ट को दे कैसे रही है? ये तो असंभव है, ये होना ही नहीं चाहिए। तो जी नामुमकिन दिखने वाले कामों को मुमकिन बनाना, यही तो है इंजीनियरिंग का काम। देखो हमने क्या काम करा, जो इनपुट शाफ्ट थी उस पर इस तरह के दांत खींच दिए, जिस पर ये डायफ्राम स्प्रिंग और क्लच प्लेट आगे पीछे होने के लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन क्लच प्लेट, डायफ्राम स्प्रिंग, इनके दांत आपस में फंसे हुए थे, तो जब एक घूमेगा वो दूसरे को अपने साथ घुमाएगा, लेकिन आगे पीछे होने के लिए फ्री हो गए। तो आगे पीछे घूमने की समस्या को इस तरीके से निपटा दिया गया। अब जैसे ही आप क्लच दबाओगे तो ये आगे पीछे इन्हीं दांतों के ऊपर होती रहेगी, और जब फ्लाईव्हील से टकराएगी तो इन दांतों में क्योंकि फंसी हुई है तो उसके साथ घूमेगी, और साथ घूमेगी तो पावर आगे ट्रांसफर हो जाएगी। बस इतना सही है, सुलझ गई समस्या। अब देखो मोटरसाइकिल में क्लच प्लेट कैसे काम करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो मैंने इस वीडियो में समझा दिया है। तो अगर ये वाली वीडियो आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है तो एक बार ये देख लेना, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। बेसिक प्रिंसिपल बहुत अच्छे से बताया है। अब आप में से कुछ लोग ये भी पूछ सकते हो कि जी वो जो शुरू में आपने जो मतलब वीडियो दिखाई थी जिसमें वो गाड़ी ऊपर से उठ रही थी, बाइक ऊपर से उठ रही थी, जिसको क्या बोलते हैं, व्हीली कहते हैं शायद, तो वो कैसे होता है, मतलब क्लच की सहायता से कैसे होता है? तो देखो मोटा मोटा प्रिंसिपल ये है कि आपको इंजन के आरपीएम बढ़ाकर, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाकर अचानक से पहियों को पावर ट्रांसफर करनी है, और जब ऐसा होगा तो गाड़ी आगे से उठ जाएगी। अब ये होगा कैसे वो सुन लो। और मैं बात कर रहा हूं उन मोटरसाइकिल और कार की, मतलब कार के मामले में तो रियर व्हील ड्राइव, और उन मोटरसाइकिल की जो पहले से ही चल रही हैं, रुकी हुई की नहीं, वो ज्यादा रिस्की है, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो जो ऑलरेडी मोशन में है उसके लिए क्या करना है, एक्सीलरेटर बंद, क्लच दबाओ, एकदम से रेस दो और झटके से क्लच छोड़ दो। अब यहां पर हुआ क्या, जब आप एक्सीलरेटर नहीं दोगे तो गाड़ी के आरपीएम बिल्कुल फिक्स रहेंगे। आपने क्लच दबाया और उसके बाद जब आपने एक्सीलरेटर दिया तो गाड़ी के आरपीएम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अब ये बढ़े हुए आरपीएम अचानक से क्लच छोड़ने पर क्लच डिस्क को ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से एक जर्क पैदा होगा, झटका पैदा होगा, और यही झटका इन गाड़ियों और मोटरसाइकिल को आगे से उठने में मदद करता है। अब यहाँ पर आएगा आपका एक सवाल, और वो सवाल होगा ये कि जी कितना अच्छा होता कि गाड़ियों में क्लच होता ही ना। और बात भी सही है, आजकल ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें क्लच है ही नहीं। लेकिन फिर आप ये सोचोगे कि जी अगर क्लच हटा दें तो गियर में टूट फूट होगी। क्यों ना एक काम करें, गियर बॉक्स को भी निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, ना क्लच ना गियर बॉक्स, सीधा इंजन से कनेक्ट करो और पावर पहियों तक दे दो, झंझट ही खत्म। जितनी रेस देंगे उतनी तेज गाड़ी चलेगी। कितना बढ़िया जुगाड़ है, इंजीनियर्स के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? तो महाराज ये चीज ऑलरेडी बन चुकी है, इसी को सीवीटी कहते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये सीवीटी आपकी स्कूटी में भी इस्तेमाल होता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि स्कूटी में गियर वगैरह नहीं होते, और ये सीवीटी गाड़ियों में भी इस्तेमाल होता है। तो अब अगर आपको इसको भी जानने की इच्छा है तो कमेंट में लिखना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। तो ये है इस वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।